बीकॉम पार्ट थर्ड, सब्जेक्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मुद्रा का मूल्य। आज हम फिशर का परिमाण सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। मुद्रा हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है। आज मुद्राविहीन समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रॉबर्टसन ने मुद्रा के मूल्य को परिभाषित करते हुए कहा कि मुद्रा के मूल्य से हमारा आशय वस्तुओं की उस मात्रा से होता है जो सामान्य रूप से मुद्रा की एक इकाई के बदले प्राप्त होती है, अर्थात मुद्रा का मूल्य उसकी क्रय शक्ति पर निर्भर करता है। इस प्रकार मुद्रा की एक इकाई का मूल्य उसके द्वारा क्रय की जा सकने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा के बराबर होता है जो किसी विशेष समय विशेष पर प्राप्त की जा सकती है। मुद्रा का मूल्य कैसे निर्धारित होता है, यह हम अर्थशास्त्र के मांग और पूर्ति के सिद्धांत की सहायता से जान सकते हैं। अर्थशास्त्र के मांग और पूर्ति के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य उसकी मांग और पूर्ति से निर्धारित होता है। जब किसी वस्तु की पूर्ति उसकी मांग की तुलना में बढ़ जाती है तो उसका मूल्य घट जाता है और विलोमस भी। अतः कहा जा सकता है कि एक वस्तु की मांग व पूर्ति में विपरीत संबंध होता है। मुद्रा के मूल्य निर्धारण संबंधी कई सिद्धांत दिए गए हैं, किंतु उनमें सबसे प्राचीन तथा अधिक प्रचलित फिशर द्वारा बनाया गया मुद्रा का पारिमाणिक सिद्धांत है। पारिमाणिक सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का मूल्य उसके परिमाण पर निर्भर करता है। यदि अन्य बातें समान रहें तो मुद्रा के परिमाण बढ़ जाने पर मूल्य स्तर बढ़ जाता है और मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। इसके विपरीत यदि मुद्रा का परिमाण अर्थात मात्रा कम हो जाती है तो मूल्य स्तर गिर जाते हैं और मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। यह परिवर्तन अनुपातिक होते हैं। प्रोफेसर फिशर ने मुद्रा के मूल्य के निर्धारण के लिए समीकरण दिया है। यह है PT = MB। यहाँ P बराबर प्राइस, T बराबर ट्रांजैक्शन अर्थात सौदे, M बराबर मुद्रा, V बराबर मुद्रा की चलन गति है। उन्होंने इसको और अधिक विस्तृत करते हुए कहा है कि सप्लाई ऑफ मनी = MV + M1 V1। यहाँ M मुद्रा, V मुद्रा की चलन गति, M1 साख मुद्रा, V साख मुद्रा की चलन गति के बारे में बताया गया है। मुद्रा के परिणाम सिद्धांत की व्याख्या यह है कि यदि अन्य बातें समान रहे तो मुद्रा के प्रत्येक परिमाण में परिवर्तन सामान्य मूल्य स्तर में प्रत्यक्ष आनुपातिक परिवर्तन उत्पन्न करता है और मुद्रा के मूल्य में विपरीत आनुपातिक इनवर्स प्रोपोर्शनल परिवर्तन उत्पन्न करता है। इस प्रकार सामान्य मूल्य स्तर सदा मुद्रा की मात्रा के अनुरूप प्रत्यक्ष रूप में उसी अनुपात में जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है बदलता है और मुद्रा का मूल्य उसकी विपरीत दशा में उसी अनुपात में बदलता है जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा बनी है। दूसरे शब्दों में मुद्रा के परिमाण क्वांटिटी का वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य के साथ सीधा तथा आनुपातिक संबंध होता है, परंतु मुद्रा के मूल्य से उसका विपरीत आनुपातिक इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन संबंध होता है। मुद्रा के मूल्य में कतिपय मान्यताएं भी हैं। जैसा पहला है व्यापार की स्थिति। फिशर ने माना है कि व्यापार की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, अर्थात वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन की संख्या स्थिर बनी रहनी चाहिए। दूसरा माना उन्होंने वस्तु विनिमय के सौदों में कोई परिवर्तन नहीं, वस्तु विनिमय के सौदों में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें परिवर्तन होने से मुद्रा की मांग में भी परिवर्तन हो जाना स्वाभाविक है। तीसरी मान्यता उन्होंने रखी है कि साख मुद्रा की मात्रा तथा उसकी चलन गति। फिशर ने यह भी माना है कि साख मुद्रा एवं उसकी चलन गति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चौथा मान्यता है उनकी मुद्रा की चलन गति। फिशर ने मुद्रा की चलन गति को भी स्थिर माना है, अर्थात मुद्रा की मात्रा बढ़ जाने पर उसकी चलन गति पहले जैसे ही रहती है। अब हम इस सिद्धांत की
कुछ आलोचनाएं हैं, उन पर चर्चा करेंगे। पहली है अवास्तविक मान्यताएं। फिशर का सिद्धांत कई अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, जिसके कारण उसका व्यावहारिक महत्व बहुत कम रह जाता है। फिशर ने अपने सिद्धांत की व्याख्या इस मान्यता पर की है कि टी अर्थात मुद्रा की मांग स्थिर रहती है, उस पर मूल्य स्तर के बढ़ने या घटने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात टी और पी का कोई संबंध नहीं है। टी पी से स्वतंत्र है। वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता है। टी अर्थात कुल सौदे या मुद्रा की मांग निश्चित नहीं रहती है, उसमें निरंतर परिवर्तन आते रहते हैं। व्यापारिक सौदों की मात्रा टी का एम और पी से विशेष संबंध है। जब एम और पी में परिवर्तन होते हैं तो उसका प्रभाव टी पर भी पड़ता है। मूल्य स्तर पी के बढ़ने पर उत्पादन बढ़ता है और इसके साथ साथ व्यापारिक सौदे भी बढ़ते हैं। यदि मूल्य स्तर कम होता है तो उत्पादन भी कम होता है और व्यापारिक सौदे भी कम हो जाते हैं। इन्होंने दूसरा जो इनकी आलोचना है वह है टी को अर्थात यानी व्यापारिक सौदों को स्थायी मान लेने का अर्थ यह हुआ कि हमारे समाज की रचना में कोई परिवर्तन नहीं आए हैं, अर्थात उत्पादन, उपभोग एवं जनसंख्या की मात्रा एक से बने रहे। हमारी जनसंख्या न बढ़े न घटे और इसी प्रकार हमारा उपभोग एवं उत्पादन में कोई परिवर्तन न हो। परंतु इस प्रकार की मान्यता वास्तविकता से परे है, क्योंकि हमारे समाज की रचना स्थायी रहने की अपेक्षा सदा बदलने वाली है। इस सिद्धांत का तीसरी आलोचना है सिद्धांत में पूर्ण रोजगार की कल्पना की गई है। सिद्धांत पूर्ण रोजगार की स्थिति की कल्पना करता है, क्योंकि इस बिंदु पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट पर ही टी यानी वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा स्थिर रहती है। इस बिंदु से पहले मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन भी बढ़ता है। इसलिए यह मानता है कि मुद्रा की मात्रा बढ़े और उत्पादन न बढ़े गलत है। इस सिद्धांत की फोर्थ जो आलोचना है वह है मुद्रा की मांग का विश्लेषण सही नहीं। सिद्धांत में यह माना गया है कि मुद्रा की मांग उन वस्तुओं और सेवाओं के कारण उत्पन्न होती है जिनका बाजार में क्रय विक्रय किया जाता है, परंतु इस आधार पर मुद्रा की मांग को ठीक प्रकार से ज्ञात नहीं किया जा सकता। अनेक अर्थशास्त्रियों जैसे मार्शल, कीन्स, पिगू ने मुद्रा की मांग को जानने का आधार ही गलत माना है। उनके अनुसार मुद्रा की मांग वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा से उत्पन्न नहीं होती है। मुद्रा की मांग इसलिए उत्पन्न होती है कि लोग अपने पास कुछ नगद कोष क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए रखने की इच्छा रखते हैं और वास्तव में ये बहुत ठीक भी है। इसके अतिरिक्त एक अन्य आलोचना ये भी है M और M1 का अनुपात समान रहना। सिद्धांत में यही माना है कि M1 अर्थात साख मुद्रा का M अर्थात मुद्रा से एक स्थिर व निश्चित तथा अपरिवर्तनीय संबंध होता है। इस तरह मुद्रा की मात्रा यानी M में जब परिवर्तन आता है तो उसी के अनुसार M1 अर्थात साख मुद्रा में भी परिवर्तन होता है, यानी इन दोनों का संबंध पहले के अनुपात में ही रहता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। एक अन्य आलोचना है V और V1 में कोई परिवर्तन नहीं होना। फिशर ने यही माना है कि मुद्रा की चलन गति V तथा साख मुद्रा की चलन गति V1 में मूल्य स्तरों की वृद्धि एवं मुद्रा की मात्रा में वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोनों एक से ही बने रहते हैं, परंतु यह भी सत्य नहीं है, क्योंकि जब मूल्य स्तर बढ़ता है तो व्यापारिक सौदे अधिक होते हैं, मुद्रा की चलन गति में तीव्रता उत्पन्न होती है और मूल्य स्तर गिरते हैं तो व्यापारिक सौदों में कमी आती है एवं साख व मुद्रा की चलन गति में परिवर्तन होने से मुद्रा की मात्रा और अधिक बढ़ती या घटती है एवं मूल्य स्तर में परिवर्तन केवल मुद्रा की मात्रा के अनुसार सीमित न रहकर कहीं अधिक कहीं घटते हैं। एक और आलोचना इनकी है कि मूल्य स्तरों में परिवर्तन का कारण केवल मुद्रा ही नहीं, मुद्रा की मात्रा का मूल्य स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, किंतु वह उसको प्रभावित करने वाला एकमात्र ही कारण नहीं होता है। अन्य कारणों से भी मूल्य स्तर बदल सकता है। आय, व्यय, बचत, विनियोग आदि भी मूल्य स्तरों को प्रभाव डालते हैं, परंतु फिशर ने इन कारणों का कोई उल्लेख अपने सिद्धांत में नहीं किया है। फिशर के अनुसार एक और आलोचना है फिशर की कि मुद्रा की मात्रा मूल्य स्तर बढ़ने का कारण है, परंतु कभी कभी मूल्य स्तरों में स्वतः ही वृद्धि अन्य कारणों से हो जाती है और मूल्य स्तरों में वृद्धि के कारण मुद्रा की मात्रा को बढ़ाना आवश्यक हो जाता है।